नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिसंबर 2023 में नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट जो है अभी हाल ही के दिनों में घोषित कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नेट क्वालिफ़ाई किया होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जेआरएफ क्वालिफ़ाई किए होंगे। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। और जिन लोगों का इस एग्ज़ाम में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा है, तो उन्हें ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल एक एग्ज़ाम मात्र ही था और हमें उम्मीद है कि आप लोग जून के एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम को जो है ज़रूर क्वालिफ़ाई करेंगे। ओके? तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड रिज़ल्ट आने के बाद जैसा सभी लोगों का डिमांड होता है कि कुछ टॉपर से जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने वाले लोग हैं, उनसे मिला जाए और उन लोगों ने कैसे-कैसे पढ़ाई किया था, इस बारे में कुछ बातचीत की जाए कि उन्होंने कौन-कौन से तरीकों को अपनाया था। फर्स्ट पेपर पे कितना ध्यान दिया था, सेकंड पेपर पे कितना ध्यान दिया था। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के प्रश्न जो है हमारे तक पहुँच रहे थे। तो उसी सिलसिले में हम जो है आज इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने वाले एक शख्स से मिलेंगे, जो इस एग्ज़ाम में इस बार जो है जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर चुके हैं। तो हम लोग उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि कैसे जो है इस एग्ज़ाम में अ, अच्छे से जो है परफ़ॉर्म किया जा सकता है। ओके? तो आइए हम लोग मिलते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने वाले मनसीत जी से। जी, नमस्ते। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो हमारे दर्शकों का कुछ प्रश्न आता है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम में पहली बार अपीयर हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम को कई बार दे चुके हैं। जी। लेकिन उनका जो है रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं रहता और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग जो है बातचीत करेंगे जी। और जानेंगे कि आपने कौन-कौन सी ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो किया था जिससे कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर चुके हैं। जी। तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं और सबसे पहले आप जो है अपना थोड़ा पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से जो है आपकी स्कूलिंग, कहाँ से कॉलेज लाइफ़ शुरू हुआ है? जी, तो मेरा नाम मनसिज पाल है और मैं एक्चुअली एक बंगाली हूँ, पर मेरा स्कूलिंग साउथ इंडिया में हुआ है, चेन्नई और बैंगलोर में। अच्छा, मेरा 10th-12th दोनों बैंगलोर से हुआ है एंड पर मेरा जो यूजी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुआ है। डीयू अभी से। हाँ, डीयू से। तो अभी एमए करने के लिए मैं बीएचयू में आया हूँ। तो आप डीयू में किस कॉलेज में थे? डीयू में मैं दयाल सिंह कॉलेज में था। दयाल सिंह कॉलेज, जी। ओके। तो डीयू से यूजी करने के बाद आप बीएचयू में आए जी, जी। और यहाँ जो है आपका कौन-सा सेमेस्टर अभी चल रहा है? अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, मतलब एमए सेकंड ईयर। हुँ, अभी मेरा एग्ज़ाम मतलब सेम एंड एंड सेम का एग्ज़ाम चल रहा है। इसके बाद तो नेक्स्ट मंथ से 4th सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो इस एग्ज़ाम में आपने किस सब्जेक्ट से अपीयर हुआ था? मतलब अ, मतलब मतलब नेट जेआरएफ के लिए मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही अपीयर किया और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट। जी। पहले अटेम्प्ट में क्या रिज़ल्ट रहा था आपका? पहला अटेम्प्ट जो मतलब 2023 का जून वाला था, उसमें जून। मेरा नेट हो गया था। नेट क्लियर कर दिया था मैंने और जेआरएफ कुछ ही नंबर से रह गया था। तो इसलिए दिसंबर वाले में भी मैंने वापस अपीयर किया और इस बार क्लियर कर दिया। अच्छा, तो आपने 2 अटेम्प्ट दिए तो आपको ऐसा कुछ लगा कि पहले अटेम्प्ट में इस पोर्शन में कमी रह गई हो? पहला मतलब पहला अटेम्प्ट में जो मेरे को लगा कि मैथ्स में थोड़ा-सा मेरा रह गया था। मतलब थोड़ा और अगर काम करता तो शायद तभी जेआरएफ हो जाता, फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में। और सेकंड पेपर में क्या स्कोर था पहले बार में? पहले पार्ट में। पहली अटेम्प्ट में कितना स्कोर था? पहले अटेम्प्ट में स्कोर क्या था ये तो पता नहीं, क्योंकि मार्क्स नहीं छोड़े थे उस तो टाइम, अच्छा, परसेंटाइल छोड़े थे। पर मैंने जितना कैलकुलेट किया था, तो मेरे टोटल 89 सही आए थे और 2 मैंने चैलेंज किए थे। तो उसके अच्छा। बाद मैंने नहीं देखा कि 2 चैलेंज सही आए थे कि नहीं। पर मैं अज़्यूम करके छोड़ता वो सही आए थे। मैंने भी जून वाले में एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई किया था जेआरएफ, तो मैंने आपका रिज़ल्ट देखा था शायद, तो आपके परसेंटाइल मार्क्स जो थे 99.60 थे शायद, 6-8 थे। 68 थे हाँ, और जो कट ऑफ जो गई थी, वो वो 99.78 था। 78 था, तो जी, लगभग आप 0.10 से उस जी, बार चुके थे जी। और उसकी कमी जो है इस बार आपने बहुत अच्छे से पूरी कर दी है। तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई हो, थैंक यू। इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए। जैसा कि हमारे कुछ दर्शकों के बहुत सारे सवाल आते हैं
उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिस्ट्री के अलावा और अदर सब्जेक्ट से हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो CSIR नेट देना चाहते हैं और साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन उन लोगों में भी जो कुछ बातें जो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कॉमन होती हैं, और हमारा चैनल भी फर्स्ट पेपर के लिए ही वर्क करता है, क्योंकि इस पे अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई तो नहीं कराई जा रही है, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छा काम करना है और किया जा रहा है। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका प्रश्न होता है कि एक स्पेशल सब्जेक्ट को लेके कैसे आगे बढ़ें। जैसे कि आपने MA के लिए हिस्ट्री चूज किया, जी। तो इसके पीछे आपका क्या रीजन था हिस्ट्री चूज करने के लिए? हिस्ट्री चूज़ करना क्योंकि मुझे बचपन से हिस्ट्री पसंद था और बचपन में ही मेरा तय हो गया था कि हिस्ट्री को लेकर ही कोई मतलब एकेडमिक लाइन में जाऊँ। तो इसलिए मैं बैचलर के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स हिस्ट्री किया और BHU में आकर MA हिस्ट्री चूज़ किया। और मुझे मतलब पता चला कि एकेडमिक लाइन मतलब कॉलेज का प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि BHU से करने के लिए, क्योंकि BHU जाना जाता है पूरा देश में, यहीं से सबसे ज़्यादा बच्चे नेट और JRF क्लियर करते हैं। अगर आप इस बार का भी रिजल्ट देखें तो सबसे ज़्यादा JRF शायद हमारा ही बैच का होगा, BHU का। इस बार रिजल्ट थोड़ा बदला है, क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि JNU से 20 से ऊपर लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट से बस JRF क्वालिफाई किए हैं। अच्छा, ये और मेरे पता नहीं था। अभी बात हो रही थी JNU से कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े थे तैयारी के दौरान, तो आपने बताया। अगला जो क्वेश्चन हमारे बच्चों के लिए आता है कि ये जो नेट और JRF का एग्ज़ाम है, वो एकेडमिक के आगे जाने के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। जैसे कि अगर कोई एकेडमिक में अच्छा करियर बनाना चाहता है, तो उसे जो इस एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए? देखिए मतलब एकेडमिक्स, एक तो एकेडमिक्स आपका स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है। अगर आपको कॉलेज प्रोफेसर बनना है तो ये ज़रूरत मतलब नेट बहुत ज़रूरी है क्लियर करना, क्योंकि इससे आपको देश में कहीं भी कॉलेज में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर के पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। तो मेरे हिसाब से तो नेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और JRF से क्या होता है, JRF से आपका चांसेस ज़्यादा हो जाता है PhD में एडमिशन पाने के लिए। और प्लस आपका एक अच्छा बेनिफिट भी रहता है, वो है आपको स्टाइपेंड मिलता है JRF में, जिससे आपका पूरा जो महीने का खर्चा है वो निकल जाता है आराम से। जिन लोगों को नहीं पता है कि JRF के बाद कितना स्कॉलरशिप जो मिलती है, तो अभी जो सरकार का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से JRF क्वालिफाई होने के बाद 2 साल अगर आप JRF हैं तो आपको लगभग 42,000 रुपये मंथली जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। और अगर आप 2 साल के बाद SRF होते हैं तो लगभग आपको 55 से 56,000 रुपये मंथली स्कॉलरशिप जो है रिसर्च करने के लिए दिया जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है कोशिश करते हैं कि नेट के साथ-साथ जो है एक ही बार में JRF भी हो जाएगा, जिससे कि उनके पास एक इनकम का जो है बैकअप अच्छा हो। तो इसीलिए JRF पे ज़्यादा फोकस करते हैं लोग। तो मनसी जी से अगला क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के जो क्वेश्चन थे वो मैं पूछता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉलेज की पढ़ाई के अलावा पूरी तरीके से इसी एग्ज़ाम के लिए डेडिकेशन जो है अपना दिखा देते हैं, और कॉलेज की पढ़ाई को एकदम साइड करके कॉलेज में उनका अटेंडेंस एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसा क्या करना सही होगा इस एग्ज़ाम के लिए? देखिए सबका अपना-अपना रहता है मेथड प्रिपेयर करने के लिए, पर मेरे हिसाब से कॉलेज का पढ़ाई भी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे BHU के आने के बाद हमारा फर्स्ट 2 सेमेस्टर में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर क्लास होते थे, तो वो मुझे बहुत हेल्प किए मॉडर्न में प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि DU में मुझे बहुत सारे फैक्ट्स BHU में पता चला जो मुझे DU में नहीं पता था। तो मैं तो मतलब मेरे हिसाब से क्लास रेगुलरली करना चाहिए, प्लस प्रोफेसर भी हेल्प करेंगे। आप जाकर प्रोफेसर से डाउट पूछ सकते हैं इसको मतलब इस टॉपिक के ऊपर, वो पूरा मदद करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्लास में भी प्रेज़ेंट रहना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, प्लस प्रिपरेशन करना चाहिए। जो मैं उन लोगों को जवाब देता हूँ कि कॉलेज में क्लासेस जो अटेंड करने से हिस्ट्री का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है, बिल्कुल, और अंडरस्टैंडिंग जो है इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आती है, बिल्कुल। चाहे वो फर्स्ट पेपर की बात हो या सेकंड पेपर की बात हो।
जी, और एक और चीज़ जो क्लास में मिलता है, जो आप कोई गाइड में नहीं देख सकते, वो है हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी आपने भी गाइड से पढ़ा होगा, हिस्टोग्राफी में उतना इन्फॉर्मेशन गाइड से नहीं मिल सकता। और प्रोफेसर जो है वो लोग मतलब क्लास में हिस्टोग्राफी के ऊपर ही बात करते हैं, स्पेशली मॉडर्न के जो है। तो मेरे हिसाब से मॉडर्न के लिए एंड हिस्टोग्राफी के लिए क्लास में जाना बेटर रहेगा। इस बार जो है आपका रिजल्ट क्या था? इस बार मुझे 208 मिला है। और उसमें सेकंड पेपर में कितना था? सेकंड पेपर मेरा 150 हुआ है। 150 और फर्स्ट पेपर में 58 58। 58। तो इस बार तो रिजल्ट आपका काफ़ी अच्छा रहा। लगभग आप देखा जाए तो टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है बाकी लोगों का रिजल्ट देखते हुए। तो एक जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का ये आता है कि पेपर फर्स्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है, उसका और सेकंड पेपर का इस एग्ज़ाम में कितना रोल होता है? देखिए, सेकंड पेपर में वो तो आपका ऑब्वियसली मतलब जो चीज़ लेकर आप एमए कर रहे हैं तो उसी के ऊपर बेस्ड है सेकंड पेपर। उसमें आपका नंबर मतलब पाना बहुत ईज़ी हो जाता है। पर ये काफ़ी नहीं होता जेआरएफ तक पहुंचने के लिए। जैसे पिछले बार मेरा कुछ ही नंबर से बच गया था, क्योंकि पेपर 1 में मैंने उतना अच्छे से नहीं किया था। तो मैंने क्या किया, इस बार का अटेम्प्ट देने से पहले मैंने केवीएस मैदान से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे पेपर 1 के, जिसके वजह से मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ था और मुझे जेआरएफ मिला। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पेपर 1 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देने के लिए, स्पेशली जो मैथ्स का पार्ट है एंड जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, आईसीटी। आईसीटी। तो मेरा स्कूलिंग इंग्लिश में हुआ है, मतलब बचपन से, तो मेरे लिए इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आईसीटी और मैथ्स थोड़ा मैंने ज़्यादा मेहनत किया है और आप रिजल्ट देख सकते हैं। हाँ, रिजल्ट आपका काफ़ी अच्छा रहा है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये रिजल्ट आने के बाद हमसे मिले और उन्होंने अपना दुख जाहिर किया कि थोड़ा सा पेपर 1 पे ज़्यादा ध्यान दे दिया होता तो शायद मेरा भी जेआरएफ हो गया होता, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी इसमें ज़्यादा होती है और जेआरएफ जी। क्वालिफाई करने वालों की थोड़ी कम होती है। जी। और अगर बात करें सेकंड पेपर का, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सेकंड पेपर सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसमें अपना जो है स्पेशलाइजेशन परस्यू कर रहे हैं, तो उसका तो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट पेपर जो है उसको भी आप लोग दरकिनार न करते हुए उस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसकी भी तैयारी अच्छे से करिए। अगर मनसी जी बात करें कि पेपर फर्स्ट के लिए आप पूरी तरीके से कि डिटेल प्लान या डिटेल स्ट्रेटजी जो आपने फॉलो की थी, उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो? देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैंने एक कॉमन स्ट्रैटेजी परस्यू किया था। वो है कि मैं क्वेश्चन सब मतलब जितना भी पुराना क्वेश्चन पेपर थे नेट के, सब अटेम्प्ट किए थे और जो भी गलत आया था उन सबको नोट डाउन किए एंड उसके ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है गाइड से, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। जैसे मैं पेपर 2 का एग्जांपल देता हूँ, मोहम्मद तुगलक का मेरा जो क्रोनोलॉजी है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता था पहले। तो मैंने पूरा मोहम्मद बिन तुगलक का जो भी मतलब शासन में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में पूरा पढ़ा एंड अभी उसमें दिक्कत नहीं आता। सेम चीज़ मैंने पेपर 1 में किया, पर पेपर 1 में एक चीज़ है, आप मैथ्स तो ऐसे रट नहीं सकते, मैथ्स तो आपको खुद का अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा। तो मैथ्स में मैंने क्या किया, मेरा भाई अभी 10th दे रहा है स्कूल में, तो वो जब भी मैथ्स करता था तो उसके साथ-साथ मैं भी कभी-कभी कर लेता था। एंड मेरे जो पिताजी हैं वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही मुझे सिखाया था, मेरे भाई को भी सिखा रहे हैं। तो उनके मदद से मैथ्स और ज़्यादा ठीक हुआ, तो यही कहूँगा मैं। आपने कौन-कौन सी बुक जो है पेपर 1 के लिए फॉलो की थी? या प्रीवियस ईयर का कौन-सा बुक फॉलो किया देखिए, था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जितना मिल सकता था किया। अगर मैं गाइड बोलूँगा तो गाइड से एक ही फॉलो किया था, केवीएस मैदान का। केवीएस में? हाँ, जो इंग्लिश में आता है। और कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि वो पढ़ते तो केवीएस मैदान है, पहली बात कि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम के हैं, तो हिंदी माध्यम में थोड़ा-सा केवीएस मैदान क्या है कि
कठिन माना जाता है, क्लिष्ट जी। माना जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखी गई है और उसका ट्रांसलेशन जो है हिंदी में हुआ है। हुँ। तो पहली दिक्कत तो उनके साथ ये आती है कि के.वी.एस. मैदान जब पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है सही से। और दूसरी दिक्कत ये है कि पढ़ तो लेते हैं अच्छे से, मान लीजिए कि कुछ यूट्यूब चैनल्स का सहारा लिया, कुछ वीडियो देख लिया, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो उन्हें ऐसा मिलता है कि जो चीज़ें पढ़ी थी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये एक दिक्कत होता है क्योंकि मैंने भी मुझे भी बीच-बीच में लगता है एग्ज़ाम मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको लेकर मैं कभी पढ़ा भी नहीं हूँ। तो तब क्या है, तब मैं क्या करता हूँ जितना भी मैंने मतलब पढ़ा है, अगर कुछ भी उससे रिलेटेड हो, तो मैं उस बेसिस पे गेस करता हूँ। आपका नेट का एक बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जैसे सीयूईटी पीजी में होता है। तो अगर यहाँ पे आपका लक बहुत अच्छा है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, अगर अच्छा नहीं है तो ठीक है। आपका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगा। तुक्का मारना सीखना चाहिए लोगों को। तुक्का मारना तो सीखना पड़ेगा, ज़िंदगी में तो बहुत चीज़ लक के ऊपर भी बेस्ड है। हाँ, ये बात अगर मैं अपने लिए बोलूँ तो मेरे भी नेट के रिज़ल्ट जो जेआरएफ हुआ उसमें तुक्का का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि मैंने कभी इसकी स्पेशल रूप से पढ़ाई नहीं की थी और जनरली पीसीएस के लिए पढ़ता था हिस्ट्री, तो वही हिस्ट्री और फर्स्ट पेपर में थोड़ा-सा मेरा रुझान पहले से ही रहा था। एक तो एडवाइस मैं दूँगा जिनको पेपर 1 में दिक्कत होता है, तो वो लोग फिर जितना हो सके पेपर 2 में अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पेपर 2 से आ सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कुछ लोगों का जो नेट हुआ है इस बार या फिर 1-2 जेआरएफ भी, उनका पेपर 1 अच्छा नहीं था, पर उनका पेपर 2 का स्कोर बहुत अच्छा था। इस बार तो पेपर 1 की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आए थे इस बार। जी, इस बार आए थे। और मुझे नहीं लगता है किसी के 32-33 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हुए होंगे हुँ, फर्स्ट पेपर में। जैसा कि आपका 58 नंबर है तो 29 क्वेश्चन सही थे जी। और उधर अच्छा आपने किया जिसके वजह से हुँ। आपको जेआरएफ क्वालीफाई हुए। इसके अलावा पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर 1 के लिए। और पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा मैं तो बोलूँगा दोनों पार्ट के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। और पेपर 2 के लिए अगर हिस्ट्री स्पेसिफिक बात की जाए तो उसके लिए आपने किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था? देखिए, पेपर 2 के लिए मैंने क्या किया था, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो जितने भी टॉपिक्स थे, उनके ऊपर मैंने पूरा मतलब जितना भी इन्फॉर्मेशन हो सके निकाले एंड उसको पढ़े। जैसे गाइड से एक तो है मैं यूज़ करता था एरिहांत का गाइड, अरिहंत। जो इंग्लिश वालों के लिए रहता है, उसको यूज़ किया था। प्लस बीच-बीच में जैसे एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा से पढ़े थे या फिर मॉडर्न के लिए आपका हो गया बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत काम का आता है। तो अटेम्प्ट 1 पे मैंने जितना इन्फॉर्मेशन हो सके कवर किया था, जितना क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस किए थे। तो अटेम्प्ट 2 में मैंने क्या किया, अटेम्प्ट 2 में मैंने जितना जेएनयू के पुराने क्वेश्चंस मतलब पुराने एंट्रेंस पेपर बीएचयू के एंड डीयू के, वो सब भी प्रैक्टिस किए। अटेम्प्ट 2 में मैंने उतना मतलब पढ़ाई नहीं किया था क्योंकि पहले से पढ़ाई हो गया था, कवर हो गया था। अटेम्प्ट 2 से पहले मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। और ये जो नेट के जो प्रीवियस ईयर थे उसको आपने देखा था? उसका तो मैंने अटेम्प्ट 1 में ही कर लिया था कवर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे नेट मतलब आई थिंक 2020, 2021 का और 2022 का मैंने सब अटेम्प्ट किए थे। प्रीवियस ईयर के लिए कोई बुक आपने लिया था कि ऐसे मतलब प्रीवियस ईयर के लिए एरिहांत में है वो अरिहंत में? क्वेश्चंस आपका शायद 2020 से है उसमें। क्योंकि इंग्लिश माध्यम वालों के लिए थोड़ी-सी एक दिक्कत की ये बात है कि जैसे हिंदी वाले जो हैं उनके लिए बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि एक एजीपी पब्लिकेशन की बुक आती है। जी। वो नेट और जेआरएफ के लिए बहुत ही अच्छी बुक है और उसमें लगभग जितने 2014 के बाद के एग्ज़ाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। जी, इंग्लिश में ये एक दिक्कत है क्योंकि क्वेश्चन पेपर ज़्यादा पुराने नहीं मिलते, तो इसलिए मैंने जैसे बताया अटेम्प्ट 2 से पहले तो क्वेश्चन पेपर तो सब हो गए थे, जो भी प्रीवियस ईयर नेट के थे। तो मैंने क्या किया इसलिए जेएनयू, बीएचयू, डीयू के जितने भी पुराने एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर मिल सकते, प्लस सीयूईटी पीजी का 2 पुराने क्वेश्चन पेपर, एक तो है
2022 का और एक है 2023 का, उन सभी को मैंने अटेम्प्ट किया है। और जो भी गलती हुआ है मैंने एक अलग से नोटबुक में उनको नोट डाउन किया है एंड बार बार मैंने उसको रिपीट किया है, मतलब रिवीजन पढ़ा है, रिवीजन किया है मैंने। इंग्लिश माध्यम वालों का एक और समस्या है कि वो अक्सर हमसे बोलते हैं कि इसमें मटेरियल जो है हिस्ट्री के लिए बहुत कम अवेलेबल है। ऐसा उनका मानना है कि इस बुक के इस एग्ज़ाम के लिए इस इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलता है। तो क्या आपने ऐसा किया था कि कुछ मटेरियल जो है हिंदी का भी यूज किया हो? नहीं, मैं हिंदी का मटेरियल यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है। तो हिंदी मतलब मैंने सिर्फ 10th तक सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ा है, तो मेरा जो पूरा मतलब प्रैक्टिस है मेनली इंग्लिश रहा है। तो एक बार आप अपना जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल सेकंड पेपर के लिए एक बार अच्छे से बता दें दर्शकों को, क्योंकि इसमें इंग्लिश में माध्यम वाले जो बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा क्वेरी आता है देखिए, कि एक चीज़ है आप मटेरियल से जितना पढ़ सकते पढ़ लेंगे, पर एक और चीज़ है आप जैसे मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, नेट जो है हिंदी वाले भी, तो उनसे बात कर के बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है जो बुक में नहीं मिला जाता। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपके साथ नेट दे रहा है उनके साथ आप डिस्कस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होगा और आपको शायद ऐसे नॉलेज का भी मतलब प्राप्त होगा जो पहले बुक में नहीं मिला आपको। तो डिस्कशन एक अच्छा माध्यम हो सकता है इंग्लिश माध्यम या हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं। साथ वालों से बात करिए अच्छे से अपने सब्जेक्ट के बारे में और आपस में कुछ चीज़ें बाँट-बाँट के पढ़िए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और एक मैं बताना चाहूँगा, जैसे एक मेरा जो जान-पहचान है, तो वो CUT पीजी के लिए पढ़ रही है, तो उसने अपना नोट्स मेरे साथ शेयर किया था, मतलब जस्ट मतलब रेफ़रेंस करने के लिए कि ये ठीक है कि नहीं। तो उसने बहुत अच्छा नोट्स बनाई थी और उसी के नोट्स से मैंने बहुत चीज़ मतलब रिवाइज़ भी कर लिया। जैसे आपका मॉडर्न एंड एंशिएंट, उसी से मैंने रिवाइज़ किया था। एक बात और है कि जो CUT पीजी दे के आते हैं बच्चे अभी जो एमए फर्स्ट ईयर में हैं, वो लोग को लगता है कि ये जो नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम है ये CUT पीजी से बहुत ज़्यादा अलग है। वो पीजी के लिए एक बार तैयारी करते हैं एंट्रेंस के लिए और नेट और जेआरएफ के लिए फिर से आने के बाद 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर बीतने के बाद फिर से तैयारी शुरू करते हैं नेट जेआरएफ के जी, लिए। देखिए CUT पीजी क्या है ना, CUT पीजी में हम जनरली डोमेन पे ही फ़ोकस करते हैं। जो आपका पेपर 2 के लिए अच्छा है, पर पेपर 1 जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो पहले किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। पर आपको शायद पता होगा हमारे बैच से एक लड़की ने क्लियर किया था पहले ही, मतलब आई थिंक बीए में ही क्लियर कर बीए दिया थर्ड था, ईयर में उन्होंने क्लियर क्लियर कर दिया था जेआरएफ वो भी। तो अगर आप में मतलब मैं तो कहूँगा कि अगर आप में वो ये है मतलब ड्राइव है कि हाँ मुझे इस बार क्लियर ही करना है, तो आपको शायद मुश्किल नहीं होगा। अगर बात करें कि फर्स्ट पेपर को छोड़ दें, जी। तो सेकंड पेपर के लिए बस स्पेसिफिक बात करें कि जिनका अभी सेकंड पेपर जो भी सब्जेक्ट हो, उसको अगर देखें कि CUT पीजी से और नेट के एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है? देखिए सीयूईटी में तो आप सब कवर कर देते पोर्शन, वो सेम पोर्शन नेट में भी आता है। नेट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उसमें ज़्यादा स्पेसिफिक आता है, मतलब बहुत डीप में चला जाता है। पर अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आप मतलब वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बेसिक क्लियर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो सीयूईटी पीजी जिस पे मतलब काम करता है कि हाँ उसमें बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। CUT पीजी का जो तैयारी स्पेसिफिक करके आते हैं, जैसा कि उन लोगों को मैं पर्सनली बताता हूँ कि आप CUT पीजी जिस भी सब्जेक्ट से क्लियर कर रहे हैं, उससे जो है नेट के एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा डिफरेंस में ना लेके चलें। क्योंकि वहाँ जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है और यहाँ जो आपका सेकंड पेपर है, वो दोनों कहीं न कहीं आपस में एक-दूसरे से कोरिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि उस एग्ज़ाम में अपना बेसिक क्लियर करें और इसमें जो नेट के लिए थोड़ा-सा पढ़ाई करें और इसमें जो अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप कर लें, तो आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। या फिर मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, आप अगर सीयूईटी पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार ट्राई कीजिए कि आप नेट के गाइड से पढ़ के
प्रिपेयर करें सीयूटी के लिए। तो उससे क्या होता है, आप सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर हो जा रहे, प्लस आप नेट के लिए भी एक हद तक प्रिपेयर हो जा रहे। एक अच्छा तरीका ये भी अपनाया जा सकता है कि जो नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल, अगर आप नेट का प्रीवियस ईयर आप अगर आपका अच्छा जा रहा है तो आपका सीयूटी में भी आपका बेसिक सब क्लियर हो जा रहा है, उसका मतलब तो आपका दोनों एग्ज़ाम एक साथ ही क्लियर हो जाएगा, अगर आप तुरंत फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर लेते हैं, और मेरा जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ था वो भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था। जी, और इसमें जो बात करें कि सीयूटी पीजी के लिए जो मैंने अपनी तैयारी की थी, उसका जो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। मैंने वही नोट्स रिवाइज़ किए थे जो मैंने सीयूटी पीजी के लिए बनाए बिल्कुल, थे। सीयूटी पीजी का मेरा भी जो नोट्स था, वो मैंने स्पेशली घर से लाए, उसी से मैं पढ़ के मतलब बहुत हेल्प हुआ बेसिक्स क्लियर करने में। अगर आपने बहुत अच्छा बताया। एक बात जो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद लोगों के मन में आता है कि जेआरएफ क्वालिफाई करने से पहले आपकी लाइफ कैसी है, और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन जो है आ सकते हैं। जैसे कि आप कितना ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, करियर को लेकर कितना ज़्यादा सिक्योर फील कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेआरएफ क्लियर करने से एक मतलब मन में शांति तो आता है कि हाँ, मैंने मतलब नेट में जितना हाईएस्ट आप सिक्योर कर सकते हैं, आपने कर लिया है। इसके बाद आप पूरा फ़ोकस, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, तो पूरा फ़ोकस आप पीएचडी पे लगा सकते हैं। और जेआरएफ का एक और फ़ायदा है कि कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका जेआरएफ हो गया है, आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप पूरा फ़ोकस इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने में और जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल होगा, उसको तैयार करने में लगा सकते हैं। जो मतलब नेट वालों को नहीं मिलता वो एडवांटेज, क्योंकि नेट वालों को फिर आपका एंट्रेंस के लिए भी तैयार करना पड़ता है। जैसे सीयूटी, पीएचडी अभी इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं तो कहूँगा कि जेआरएफ मिलने से एक मन का शांति तो मिला है मुझे। और पैसे की बात करें तो वो तो पीएचडी में एनरोल वो होने के तो बाद ही पीएचडी एंट्रेंस करने के बाद मिलेगा, पर मिलेगा। वो भी अच्छा एक चीज़ है, मतलब कि एक सिक्योरिटी हो एक बार जाती हो है। जाए, मतलब पीएचडी मिल जाए, एनरोल हो जाए, तो पैसे का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं फील होता है कि जेआरएफ क्वालिफाई करने से ज़्यादा मुश्किल तो एक अच्छी जगह पीएचडी में एडमिशन लेना बिल्कुल, मेरे को तो अभी वही मतलब ये मतलब मेरा माँ एक चीज़ कहता है कि तुम्हारा जब एक टेंशन खत्म होता है, दूसरा शुरू कर देते हो तुम सोचना। तो यही हो रहा है मेरे क्योंकि साथ। मुझे भी टेंशन है, हुँ, क्योंकि हिंदी माध्यम से पहले से पढ़ रहा हूँ, और हाँ, पीएचडी में थोड़ा-सा हिंदी माध्यम वालों के लिए स्कोप थोड़ा-सा कम है। और सबसे मुश्किल तो यही है कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी अच्छी जगह से अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जेआरएफ से ज़्यादा मेहनत करनी मैंने कहा पड़ेगी। कुछ लोग तो बोलते हैं, जैसे मेरा तो एम जेएनयू का है, कुछ लोग बोलते हैं जेएनयू में पीएचडी में एनरोल होना ज़्यादा टफ है जेआरएफ मिलने से। तो देखते हैं क्या होगा, प्रिपरेशन तो चल रहा है। और मुझे उतनी ज़्यादा खुशी जेआरएफ निकालने के बाद भी नहीं हुई थी, क्योंकि इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब मैं पीएचडी में एनरोल हो हाँ, जाऊँगा। बिल्कुल। और एक बात उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जिनका मतलब जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है और वो आगे से पीएचडी करना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं है कि जेआरएफ मिलने से ही पीएचडी हो पाएगा। आप अगर पीएचडी करने का मन है, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए अलग-अलग यूनिवर्सिटी का। अभी तो सीईटी पीएचडी भी आ गया है, जिसके अंडर 4-4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गया है। एक तो जेएनयू, एक डीयू, एक बीएचयू और एक अम्बेडकर जो लखनऊ पे है। तो और इसके अलावा वो पर्सनल पर्सनल यूनिवर्सिटीज़ का भी पर्सनल दिया जा यूनिवर्सिटीज़ सकता है। भी है। मेन चीज़ है, अगर आपको पीएचडी सच में करना है, तो आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल अच्छे से बनाएँ और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। और अगर आपको जेएनयू, डीयू जाना है या फिर प्राइवेट में जाना है, तो आपको थोड़ा-सा अपना इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा। और अगर बात करें कि स्पेशलाइजेशन की, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री के हैं तो जी, आपका स्पेशलाइजेशन मेरा मिडायो है मेडल और मेरा मॉडर्न है, जी। तो इसका भी इफ़ेक्ट पीएचडी पे पड़ता है? हाँ, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ सब स्पेशलाइज़ेशन ऑफ़र नहीं करते। कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी में हर एक स्पेशलाइज़ेशन के लिए ज़्यादा सीट होंगी। जैसे बीएचयू में शायद एंशिएंट और मॉडर्न के ज़्यादा सीट है, मेडिवल के कम है। पर अगर आप डीयू में जाएँगे तो आपको वहाँ पे मेडिवल और मॉडर्न का ज़्यादा मिलेंगे, एंशिएंट का कम थोड़े दिखेंगे। और अगर आप हैदराबाद में जाएँगे तो वहाँ पे मॉडर्न ज़्यादा है।
और अगर हम लोग देखें कि इस एग्ज़ाम जो नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम होता है उसमें स्पेशलाइजेशन का अगर कुछ सपोर्ट या जी निगेटिव बिल्कुल पॉइंट हो तो सपोर्ट रहता है क्योंकि मेरा मेडाइवल है तो मुझे तो पढ़ना ही पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो उससे क्या होता है मेरा जो मेडाइवल का बेसिक्स है वो पहले से कवर्ड है। जो मैं फिर मैं जाकर नेट दिया तो तब दिक्कत नहीं हुआ मेडाइवल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। तो इससे क्या होता है आप अपना जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना फोकस उन सब टॉपिक्स पे लगा सकते हैं जिसमें आप वीक है। जैसे मेरा मॉडल थोड़ा वीक है तो उस पे मैंने पूरा फोकस लगाया था सेकेंड अटेम्प्ट से पहले। अच्छी बात है। और अगर उन लोगों को कुछ सजेशन देना हो आपको, जैसे कि जिनका कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका नेट क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ रह गया, जी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ना नेट क्वालिफाई हो ना जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, तो उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी को इस तरीके से करिए, इस चीज़ पे फोकस करिए जिससे कि देखिए आप पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको हार नहीं मानना। ठीक है इस बार नहीं हुआ पर आप मेहनत कीजिए देखिए बिल्कुल अगली बार होगा। अगर अगली बार भी नहीं होता तो उसके अगली बार। पर आप में वो रहना चाहिए जोश रहना चाहिए कि हाँ मैं अटेम्प्ट देते रहूँगा। जैसे आप देखे होंगे यूपीएससी वाले वो एक अटेम्प्ट देकर हार नहीं मान जाते, वो अटेम्प्ट देकर ही जाते हैं। जितना भी चांस मिलता है वो लोग करते ही जाते हैं। तो वैसे मैं नेट जेआरएफ वालों को भी बोलूँगा कि अगर आपको सच में एकेडमिक्स में जाना है आपका और अगर आपका एम जेआरएफ पाना है तो आप हार मत मानिए और आप निराश मत हुए। आप पढ़ाई पे ध्यान दें, आपका हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा कि जो लोग बार-बार नेट हो रहे हैं और जेआरएफ होने में उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने आप को एक बार अच्छे से एनालिसिस करें कि उनका जो है किस पोर्शन में कहाँ जो है कमी रह जा रही है, और अपने आप के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उस पे थोड़ा-सा काम करें और उन्हें जो है सफलता जो है ज़रूर मिलेगी। तो जी, का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और हमारे पूरे टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से बधाई हो नेट क्वालीफाई करने के लिए। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे मनसीज जी से, जिन्होंने अभी इस एग्ज़ाम में जेआरएफ क्वालीफाई किया है और हमारे साथ जुड़े, बहुत ही अच्छा नॉलेज अच्छा ठीक है। उन्होंने आपको। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा भी सपोर्ट मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे जो है ज़रूरतमंदों तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी थोड़ा इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपर के साथ। और अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है जो आप अगले टॉपर से पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वो हम अपने अगले टॉपर जिनसे मिलेंगे उनसे जो है ज़रूर उस बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।